हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के चैप्टर 6 की, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट्स नीड, ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इट्स इफेक्ट, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में, जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी रेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हम कह सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता क्या है? तो ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने 1991 के बाद बनाई थी, इस व्यू को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी, प्रोडक्टिव भी नहीं थी, लेस प्रॉफिटेबल थी और कोई कंपटीशन नहीं था। ठीक है। सो अब हम जानते हैं कि नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो पहली नीड है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब आपको पता है पेमेंट डेफिसिट क्या होता है? पेमेंट डेफिसिट होता है जब आपकी रिसीप्ट जो हैं वो आपकी पेमेंट से ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारा इंपोर्ट जो है वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो हमें डेफिसिट होना शुरू हो जाता है, मतलब हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस पेमेंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो बनाए गए थे। सेकंड नीड है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की वजह से भी हुआ था। अब ये फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारी इंडिया में वो बहुत ही लोएस्ट लेवल पे था अपने जब 1991 में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ हमारी कंट्री में और हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था कि हम जो है 2 हफ्ते के, अगर हमें हमारी कंट्री में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अगर हम 2 हफ्ते के लिए इम्पोर्ट कराए भी तो उतना पैसा हम उसको पे कर दें, इतना भी हमारे पास पैसा नहीं था। तो इस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की वजह से भी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है हमारी फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट हमारा क्या होता है? ये होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर में से जब हम रिसीप्ट्स को माइनस करते हैं बोरोइंग को हटा के, तो वो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। तो फिस्कल डेफिसिट भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, मतलब कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहे थे और रिसीप्ट जो है वो कम थी। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन भी उस टाइम बढ़ती जा रही है, तो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्राइजेज। अब क्योंकि हमारे पास डिमांड, मतलब डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो सरकार को जो है इसके इसके लिए प्राइजेज हाई करने पड़े। अब प्राइजेज हाई थे तो लोग भी उन्हें नहीं खरीद रहे थे, तो इस कंडीशन की वजह से भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें शुरू करना पड़ा। नेक्स्ट नीड है हमारी फेलर ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब हमारा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो जो है अपने इनएफिशिएंट काम के लिए उस टाइम जाने लगी, और जो उसका पब्लिक सेक्टर का जितना भी सेंटर था वो बिल्कुल करप्ट हो गया था। ठीक है, तो उन्हें क्या है फिर, मतलब वो एक तरह से इकोनॉमिक बर्डन बन गए थे। वो अपनी इकोनॉमी के लिए कर तो कुछ नहीं रहे थे बल्कि उसके लिए एक बोझ बन के रह गए थे। इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करने की सोच ली, और इसी की वजह से हमारा क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, क्यों ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो हमारे कंट्री में लाई गई। तो पहला है टू मेक द इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉम्पिटिटिव बन सके, हमारी इकोनॉमी कॉम्पीट कर सके, ठीक है, कंपटीशन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू मेक द प्रोडक्शन यूनिट्स मोर एफिशिएंट एंड हाईली प्रोडक्टिव। ठीक है, कि हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स को और भी ज़्यादा एफिशिएंट, एफिशिएंट मीन सही से काम कर सके, ठीक है, और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू कंसोलिडेट द पास्ट गेन्स। ठीक है, कि जो भी गेन्स हमें लास्ट में हो उसका भी हम बेसिकली अच्छे से यूज करें। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेक यूज ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज फॉर कंट्रीज ओन डेवलपमेंट, ये कंट्री की खुद की डेवलपमेंट के लिए अपने ग्लोबल रिसोर्सेज को यूज कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स क्या क्या थे? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स थे
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि गवर्नमेंट ने जो भी अनवांटेड कंट्रोल लगा रखा था, ठीक है, लाइसेंस लगा रखे थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, उन सबको हटाना, ठीक है, अपने ट्रेड को, अपनी इंडस्ट्री को इन सब से आज़ाद करना। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली था कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। और तीसरा है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन होता है हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, उसका मेल जोल बढ़ाना, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन के मेजर्स क्या क्या थे? तो पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या किया गया? एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जो मतलब ये था ना कि अगर आपकी इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है उसके लिए लाइसेंस लगेगा, फिर अगर आपकी इंडस्ट्री जो है बढ़ रही है उसके लिए लाइसेंस लगेगा, ऐसे करके काफ़ी सारे लाइसेंस जो थे अवेलेबल थे यहाँ। तो ऐसे इंडस्ट्रियल लाइसेंस को इन्होंने अबॉलिश करवाया, ठीक है। और सिर्फ किन किन चीज़ों पे लाइसेंस कंपलसरी करा? सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स और जो भी डेंजरस केमिकल, मतलब डेंजरस जो चीज़ें हैं ना, उन पे ही सिर्फ लाइसेंस रखा, बाकी सारे इंडस्ट्रियल लाइसेंस को इन्होंने एबॉलिश करवाया। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, कम होकर दिए गए थे बिल्कुल ही, ठीक है। तीसरा है रिफॉर्म्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर, ठीक है। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारी इन्वेस्टमेंट लिमिट थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, वो जो है 5 करोड़ तक बढ़ गई थी, ताकि हम उसको जो है वो है मॉडर्नाइज कर सकें। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट से फ्रीडम दिलाई, मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी जो थी उससे इन्हें आज़ादी दिलाई, ठीक है। एमआरटीपी एक्ट जो था वो था कि जैसे अगर आपको मैंने बताया ना, जैसे आपकी इंडस्ट्री अगर साइज बड़ा करती है, बढ़ती है, तो उस पे भी टैक्स लगता है, तो वो उसको भी इन्होंने हटवाया। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टू इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने की भी हमें आज़ादी दे दी गई थी। ऐसा था ना कि इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी हैवी टैक्स लगता था, वो भी हटा दी गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेजर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे जैसे कि कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे मतलब ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए गए? पहली बात तो आरबीआई का रोल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। इंडिया में जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो आरबीआई के अंडर कंट्रोल होने लगा। दूसरा इन्होंने क्या किया? रिडक्शन इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो में इन्होंने रिडक्शन कर दी, दोनों ही एसएलआरबी और सीआरआर। एसएलआर मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर मीन्स कैश रिजर्व रेशियो, दोनों ही कम कर दिए गए। एसएलआर जो है वो 38.5% से 21.5% तक घटा दिया गया, ठीक है। और आगे चल के ये 19.5% से घटा दिया गया, ठीक है। और सीआरआर भी 15% से 4% तक घटा दिया गया। अब हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स की। 1991 से पहले दोनों ही डायरेक्ट टैक्स भी इंडायरेक्ट टैक्स दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई थे। इसकी वजह से क्या हुआ? टैक्स इवेजन हुआ और जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर थे उनको भी इन्होंने डिसइन्वेस्ट किया। मीन्स उनको भी ये लगने लगा, मतलब जो ऑनेस्टली से टैक्स पे करते थे उन्हें भी ये लगने लगा कि हम क्यों खाऊंगा टैक्स दे, जब टैक्स इतने हाई है, लोग नहीं दे रहे तो हम क्यों दे रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने भी अपना जो माइंड है वो दूसरी ओर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारे क्या क्या आएंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। इसमें क्या है कि जैसे हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज होती है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, 40% थी उस टाइम, तो वहाँ पर इसकी लिमिट हटा के 40% से 51% तक बढ़ा दी गई थी। दूसरा इसी के अंडर एक रिफॉर्म आता है, वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। 1991 से पहले बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड और इंडस्ट्री पे, तो ये रेस्ट्रिक्शंस जो है उनकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों ही कम हो रही थी, इसलिए ग्रोथ भी स्लो हो रही थी, तो इन्हें भी इसके अंडर हटा दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन मैंने बता दिया, एक ऐसा प्रोसेस जो जिसमें क्या है, जो स्टेट के लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन को ये जो है कम करता है, यानी कि पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना ही हमारा प्राइवेटाइजेशन है, ठीक है। इस ट्रांसफर को हम टोटल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन के केस क्या आते हैं? फेलर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। क्यों प्राइवेटाइजेशन चुना गया? क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फेल हो रही थी, कंपटीशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है।
और नेक्स्ट है हमारी कंज्यूमर सॉवरेनिटी, ठीक है, कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो थे वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को अपने अंदर मतलब अपने पास अंडरटेक करके रखते थे ताकि अपने कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिले, इसीलिए कंज्यूमर्स भी बेनिफिट रहे, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने इस टाइम पे दी थी। अब हम बात करते हैं पॉलिसी मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसी मेजर्स क्या हैं, ठीक है। तो दो तरीके थे इनकी डिसइन्वेस्टमेंट के कि गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा करा। तो पहला है सेल्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर्स इन स्मॉल लॉट्स और दूसरा है स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयू, ठीक है। माइनॉरिटी सेल मेथड में क्या आता है कि गवर्नमेंट की इक्विटी का जो पार्ट है वो जनरल पब्लिक को बेच दिया जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी, म्यूचुअल फंड्स को भी और वर्कर्स, इन सबको ये जो गवर्नमेंट का इक्विटी का एक पार्ट जो है वो दे दिया जाएगा। इसमें ये मेथड जो है 1991 से 1992 तक और 1998 से 99 तक यूज किया गया था। और नेक्स्ट हमारा मेथड है स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पीएसयू। इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है अपना मेजर पार्ट जो है सेल करती है प्राइवेट सेक्टर की स्टेक के लिए, ठीक है। और पीएसयू ट्रांसफर की जो ओनरशिप है वो अपनी मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो अपने जो भी ओनरशिप है वो इसमें पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी के पास ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो ये था, इसमें क्या है माइनॉरिटी शेयर्स में क्या है कि गवर्नमेंट जो है अपने एक पार्ट जो है वो जनरल पब्लिक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, म्यूचुअल फंड्स को और वर्कर्स को दे देती है, और इसमें क्या है ये मेजर पार्ट जो है प्राइवेट सेक्टर को दे देती है ताकि ये जो है लोगों को लोगों की हेल्प करें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचें। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन के केस क्या आते हैं, क्यों ग्लोबलाइजेशन चुना गया। इट इनकरेजेस कंपटीशन। पहली बात तो ये था कि कंपटीशन इनकरेज करता था, इसकी वजह से फॉरेन कैपिटल जो है वो हमारी कंट्री में आ रही थी। मतलब क्या है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा था ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब क्या क्या केस है जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, इससे दूसरी कंट्रीज को भी मतलब दूसरी कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट हुआ हमारे से ज़्यादा, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ज़्यादा बढ़ गई, छोटी छोटी स्मॉल बिजनेस क्लास जो थी वो एमएनसीज के आने से बिल्कुल बंद हो गई थी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्या क्या इफेक्ट पड़े। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दोनों ही इफेक्ट पड़े, पॉजिटिव इफेक्ट भी और नेगेटिव इफेक्ट भी। अब आप देख सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा थे और नेगेटिव इफेक्ट कम थे। पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा, हायर ग्रोथ रेट, ठीक है, कि ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ा। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी से मेजर की जाती है, ठीक है। और इस दौरान जो है हमारी जीडीपी जो है वो काफ़ी बढ़ी थी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सेक्टर, सेक्टर की ग्रोथ हुई थी, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है उसमें एक ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई, मतलब एक घोर ग्रोथ जिसे कहते हैं, एकदम ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, ठीक है। इसकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 41% से 53% तक बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी ज़्यादा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, $100 मिलियन से लेकर यूएस के $52.4 बिलियन तक बढ़ गई। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट इंक्रीजिंग इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। रिफॉर्म के टाइम पे क्या हुआ, कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो $6 बिलियन से लेकर $417.8 बिलियन तो तक जो है वो बढ़ गए थे 26 जनवरी 2018 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में वो जो है 0.8% से लेकर 1.0% तक बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है बूस्ट टू इंडियन कंपनीज, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर के पास एक बहुत ही बड़ी उछाल आई थी, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट पे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकता था दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। और काफ़ी सारी टॉप की इंडियन कंपनीज जो है वो इस इंक्रीजिंग कंपटीशन का फ़ायदा भी उठा पा रही थी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई, जैसी इंट्रोड्यूस हुई तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होने लगी इंडिया के कंज्यूमर के पास। और जैसे एमएनसी ने एंट्री करी तो इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट थी वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन गई थी। नेक्स्ट है चेक ऑन इन्फ्लेशन। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो कब मतलब कब सक्सीड हुई, प्राइस लेवल जब कम था, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी 2 से लेके 3% तक कम डाउन हो चुका था,
अब नेक्स्ट है रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट भी कम हो गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आने के बाद। कितना कम हो गया था? 3 से 4 हो गया था। 1991 में फिस्कल डेफिसिट जो है वो 8.4% था जीडीपी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या हुए। तो पहला इफेक्ट है इसका नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्री बढ़ी दूसरों से, अब रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को इन्होंने एकदम ही निगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब कहाँ तो एग्रीकल्चर इन लोगों का मेन लिवलीहुड था। ठीक है, और कहाँ ये सारे लोग जो है वो इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हो गए थे, तो इस तरह से इन्होंने एग्रीकल्चर को भी निगलेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है स्लो डाउन इन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया में रिफॉर्म्स जो है उसका उल्टा इफेक्ट भी पड़ा इंडस्ट्रीज पे, खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे। डी रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स की वाली जो पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो एसएसआई यूनिट्स हैं यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स जो है उनको मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ compete करना पड़ा, और एमएनसी जैसी कंप्लीट हुई तो ये क्या हमारे चीप लेबर्स और लोकल रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करना इन्होंने शुरू कर दिया, जो कहाँ हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूटिलाइज करती थी। थर्ड है डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी के अंडर की जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एसेट्स थे वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही वैल्यू किए जाते थे और उन्हीं के भाव पे ही उन्हें सोल्ड किया जाता था। इसका मतलब है कि एक गवर्नमेंट को एक लॉस होता था। और तो और जो ये प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट का वो जो है पीएसयू की डेवलपमेंट के लिए भी नहीं यूज़ हो रहा था कि भाई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, ऐसा कुछ नहीं। बस ये अपने गवर्नमेंट रिवेन्यूज की डेफिसिट को मीट करने के लिए बस इन पैसों का यूज़ कर लेते थे। अब नेक्स्ट है जॉबलेस ग्रोथ। अब जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ते जा रहे थे रिफॉर्म पीरियड में, तो इससे क्या हुआ, एक ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग ग्रोथ हुई एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, बस ग्रोथ होती चलेगी। जॉबलेस ग्रोथ मीन्स ग्रोथ हो रही है पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, और ये एक ऐसा रीजन था कि ग्रोथ जो है क्यों फेल हुई, पॉवर्टी को कम करने के लिए, क्योंकि भाई लोगों को तो जॉब मिल नहीं रही थी, बस ऐसी हमारी कंट्री जो है ग्रो करे जा रही थी, तो पॉवर्टी तो रहेगी ना। नेक्स्ट इफेक्ट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया हैव रिजल्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन अर्बन एरियाज। ठीक है, कि इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसकी वजह से क्या हुआ, अर्बन एरियाज में भी ग्रोथ प्रोसेस हुए। ठीक है, अर्बन एरियाज में हुए, रूरल में नहीं हुए, तो इससे क्या अनबैलेंस्ड ग्रोथ प्रोसेस हुई। अब एमएनसी की डोमिनेंस ऑफ एमएनसी। एमएनसी जो है हमारी इंडिया में अब जो है डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी इंडिया की इकोनॉमी में, और सक्सेसफुली जो है ये इंडिया की मार्केट को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रही थी और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही थी ताकि अपना ह्यूज प्रॉफिट्स बना सके। ठीक है, इससे क्या हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी नुकसान हुआ एमएनसी की डोमिनेंस की वजह से। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है कि जब एक करेंसी नोट या फिर किसी पर्टिकुलर किसी चीज का जो नोट है वो डीमोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, और उसको एक लीडर टेंडर मिल जाता है कि हाँ भाई ये डीमोनेटाइज हो गया, अब ये नहीं चलेगा, तो उसे हम डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। मींस जो भी करेंसी हम यूज कर रहे हैं, जब सरकार ये बोल देती है, उसको लीगल टेंडर दे देती है कि अब ये करेंसी यूज नहीं होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी ने भी 500 हजार के नोट बंद कर दिए, तो ये भी डीमोनेटाइजेशन ही था। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एलिमिनेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को हटा देना। ब्लैक मनी क्या होता है, अनअकाउंटेड मनी। ठीक है, जिनके लोग टैक्स नहीं देते। ठीक है, तो इस ब्लैक मनी को एलिमिनेट करना, करप्शन को कम करना, काउंटर फिएट करेंसी को एलिमिनेट करना। काउंटर फिएट करेंसी हमारी क्या होती है, फेक करेंसी मतलब सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो फेक करेंसी जो है वो, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा था। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू चेक टेरर फंडिंग। डिमोनेटाइजेशन का एम था कि टेरर फंडिंग को हटा देना, और मतलब डिमोनेटाइजेशन नोट्स हाई थे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज होते थे। मतलब डिमोनेटाइजेशन वाले जो नोट्स थे वो टेररफुल एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाने लगे, तो ये टेरर एक्टिविटीज जो हैं वो, अब फाइनेंस नहीं था तो कहाँ से उसे मतलब टेररिस्ट को देंगे, तो इन टेरर फंडिंग को भी चेक करने के लिए इसे यूज किया गया था। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन के। डिमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो दो इफेक्ट पड़े, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव क्या पड़ा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हुई, हार्डशिप उन्होंने फेस की। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा, इम्प्लीमेंट करने में इसे डिफ़िकल्टी हुई, और डेली वेज अर्नर्स को इससे भारी नुकसान हुआ। ठीक है,
आपने देखा था कि ऐसे शादी वगैरह भी टूटी थी, कितना लोगों को सफ़र करना पड़ा था। और पॉजिटिव इफेक्ट्स ये था कि काउंटर फिएट करेंसी यानी जो फेक करेंसी थी वो उनको एलिमिनेट कर दिया गया। डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफ़ी बढ़ गई थी इस टाइम पे। टेरर फंडिंग एकदम ख़त्म हो गई थी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि अब तो पैसे ख़त्म हो गए थे ना, डिमोनेटाइज हो गए थे वो तो। प्राइजेस बिकम अफोर्डेबल और लोग उसे अफोर्ड भी कर पा रहे थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी एक ऐसा सिंगल टैक्स होता है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर के पास ही आता है। तो हमारे चार तरह के जीएसटी होते हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, तो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी, होता है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी यूटीजीएसटी। और फोर्थ है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी आईजीएसटी। ओके, सो अब हम बात करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो भी ये वो टैक्सेस होते हैं जो हम, इसमें होता है कि हम जो इनपुट आउटपुट पे हम जो टैक्स पे करते हैं उसे इनपुट पे जो हम टैक्स पे करते हैं उसमें रिड्यूस कर देना। ठीक है, और किसी भी फर्म की जीएसटी लाइबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जो भी हमने जीएसटी चार्ज की है उसमें से अगर हम दूसरे फर्म्स को हमने जो जीएसटी दी है उसको माइनस कर दें तो, यानी आउटपुट में से जब हम इनपुट निकालते हैं उसको कम करते हैं तो हमारी क्या आती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोबारा पढ़ते हैं। जो हमने मतलब आउटपुट पे हमने जो टैक्स दिया है उसको, जो हम इनपुट पे टैक्स दे रहे हैं उसमें रिड्यूस कर देना, उसमें कम कर देना, वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। अब हमारी जीएसटी रेट, जीएसटी काउंसिल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है। ठीक है, और इसके कुछ एसजीएसटी रेट जो है फिक्स होते हैं। तो हमारे 5 तरह के रेट्स होते हैं इसमें: ज़ीरो रेट, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ज़ीरो रेट जो है वो 5% पे लगाया जाता है, जो भी कंज्यूमर प्राइस बास्केट्स या फिर मतलब फूड को इंक्लूड करके, जो भी कंज्यूमर लेता है उसको इंक्लूड करके। फिर है 5% जीएसटी हमारी लगाई जाती है कि जब हम मास कंजप्शन आइटम्स लेते हैं, यानी मसाले, तेल वगैरह ऐसी चीज़ें लेते हैं जो हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। 12% हमारा उस पे लगता है जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे मैगी खा रहे हैं, ये प्रोसेस्ड फूड है हमारा। ठीक है, 18% लगता है ऐसे गुड्स पे जैसे कि सोप, ऑयल, टूथपेस्ट, इन सब पे। 28% लगता है वाइट गुड्स पे, जैसे जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन, एसी, शैम्पूज, इन सब पे 28% जीएसटी लगता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी के। जीएसटी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है टू एलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल टैक्सेस को एलिमिनेट करना। फिर है टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन, जितना भी टैक्स बर्डन जो बाकी का होता है उसको कम करना। थर्ड है टू बूस्ट अप इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। और फोर्थ है टैक्स कॉम्प्लियंस को इम्प्रूव करना, लोग मतलब हिचकिचाए नहीं, ज़्यादा टैक्स ना हो। ठीक है, इसको इम्प्रूव करना। So guys, here we have completed our chapter 6 of Indian economic development. So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and do subscribe my channel. Thank you.